देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आज दिन भर TV9 भारतवर्ष पर मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री आपके साथ होंगे। कोरोना काल के बाद देश की रफ्तार पर सबसे धारदार तरीके से देश के सवालों के जवाब हमें मिलेंगे। देश कोरोना काल में कैसे आगे बढ़ेगा, कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे लोगों की जान बचाई, कैसे सबका विश्वास पाया, कोरोना के बाद देश के मुसलमानों को लेकर क्या है मोदी सरकार का ग्लोबल प्रोग्राम, कौम के नाम पर होने वाली सियासत से देश को कब छुटकारा मिलेगा, ये सारे सवाल जो अब तक आपके मन में हैं उनके जवाब आज आपको TV9 भारतवर्ष पर मिलेंगे। इस समय मेरे साथ अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी जुड़ गए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष के इस कॉन्क्लेव में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्तार अब्बास नकवी जी, क्योंकि सरकार को 1 साल पूरा हो गया है, मोदी सरकार 2.0 को, लेकिन जो ये समय है जिस पे हम बात कर रहे हैं उसमें पिछले कुछ महीनों के दौरान कोरोना का साया है जो इसके ऊपर इस वक्त छाया हुआ है। कोरोना के जो संकट के बादल हैं वो पूरे देश पर छाए हुए हैं, उससे सरकार निपट भी रही है, हम सब उससे दो चार हैं। आपसे कुछ देर पहले सोनिया गांधी की तरफ से एक ऑडियो मैसेज जारी किया गया, एक संदेश दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार खजाना खाली कर दे, खजाना खोल दे, तालाबंदी के दौरान खजाना खोल दे सरकार। तो आपको लगता है कि सरकार ने खजाना नहीं खोला है, ये मांग उन्हें क्यों करनी पड़ रही है? देखिए, पहली बात ये है कि आज जो है वो मोदी सरकार 2 के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे हो रहे हैं, होने वाले हैं। और निश्चित तौर से ये 1 साल मोदी सरकार के इक़बाल के साल रहे हैं, इंसाफ के साल रहे हैं, ईमान के साल रहे हैं। और इक़बाल, इंसाफ और ईमान के साथ इस सरकार ने देश के गांव, गरीब, किसान, कमज़ोर तबके और वो तबके जिन तक की विकास की रोशनी नहीं पहुंची थी उन तक पहुंचाने के लिए मजबूत प्रयास किए और सफल प्रयास किए। आज जो है वो निश्चित तौर से कोरोना की एक बड़ी चुनौती है, और न केवल कोरोना की बल्कि एक असामान्य स्थिति है। एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में कि कोरोना भी अब एक तरफ है, दूसरी तरफ अभी आपने देखा कि एक तूफ़ान की तबाही जो कि उड़ीसा में, बंगाल में और अन्य जगहों पे दिखाई पड़ी। आज भी आपने देखा होगा कि टिड्डियों का जो है हमला भी हो रहा है इसी बीच में, जो कि दशकों के बाद किसी ने सुना होगा, देखा होगा। सीमा पार पर जिस तरह के चुनौतियां हैं, जिस तरह के जो है वो हालात हैं, उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है, उससे कोई अनजान नहीं है। चारों तरफ चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों के बीच में मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, पुख्ता इच्छा शक्ति के साथ देश की सुरक्षा, देश के लोगों की सेहत और सलामती के लिए मजबूती के साथ इस मोदी जी की सरकार ने काम किया, और जिसका कि असर दिखाई पड़ रहा है। आज पूरी दुनिया जब कोरोना के बारे में, कोरोना की केस स्टडी कर रही है, तो एक ही बात कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश के नागरिकों की सेहत और सलामती के लिए जिस मुस्तैदी के साथ काम किया है वो दुनिया के तमाम देशों को पछाड़ते हुए, पीछे छोड़ते हुए, और भारत जो है वो आज आगे दिखाई पड़ रहा है। उसी का नतीजा है कि अगर किसी भी देश में ऐसा देश अकेला होगा जिसमें रिकवरी रेट मोर देन 50% हो जी, और मृत्यु की दर कम है, वो भी नहीं होनी चाहिए, उसकी भी कोशिश की गई, लेकिन कई कारण रहे हैं उसमें, वो आपसे आगे बात करेंगे जी। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, इसमें कोई गर्व का विषय नहीं है। मोदी जी की प्राथमिकता थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से कोरोना की वजह से उसकी मौत ना हो, नंबर 1, भूख से किसी की मौत ना हो, इसलिए हर तरह के पुख्ता इंतजाम शुरुआती दौर में 41 करोड़ लोगों को सीधे बेनिफिट पहुंचाया गया, सीधे जो है वो लोगों के खातों में भी पैसे दिए गए। उसके अतिरिक्त जो है वो बहुत बड़ी जी, इसी में मांग उन्होंने की है कि 7,500 रुपए खाते में डालिए, जो तमाम मजदूर हैं उनके खाते में डालिए, किसानों को और राहत दीजिए और 6 महीने तक ये राहत दीजिए। ये आज बड़ी मांग आपके सामने रखी है जी। कांग्रेस पार्टी प्रॉब्लम के सलूशन के बजाय
पॉलिटिकल पोल्यूशन में लगी हुई है। और जो पार्टी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के बजाय पॉलिटिकल पोल्यूशन पर ज़्यादा यकीन करती हो, इसी तरह की बात करेगी। आप ये बताइए कि आज जो है वो कांग्रेस को इस समस्या के समाधान का हिस्सा बनना चाहिए। इस समस्या के समाधान का हिस्सा बनने के बजाय वो राजनीतिक घमासान में लगे हुए हैं। हर दिन जो है वो बही खाता लेके खड़े बैठ जाते हैं कि साहब आप हमको बताओ कि हमको जो है वो आपने जो है वो कितने पैसे कहाँ भेजे, कितने अनाज कहाँ भेजा, कितने प्रवासी मजदूरों को जो है वो आपने उनके घरों पहुँचाया। वो तो देश देख रहा है कि हम पहुँचा रहे हैं। 3000 से ज़्यादा ट्रेनें जो है वो प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों में, उनके घरों तक पहुँचाने का काम कर चुकी हैं और आगे लगातार कर रही हैं। लेकिन उनको हमें हिसाब किताब देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और किया है और चल रही हैं ट्रेनें। हम भी रोज देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या उसमें कुछ विलंब हुआ, कुछ देरी हुई, और इस वजह से क्या निशाने पर आ गए आप या केंद्र सरकार, विपक्ष के, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी या बाकी तमाम और विपक्षी दलों के? उनको ये मौका मिल गया कहने के लिए कि देखिए सड़क पर जा रहे हैं मजदूर। देखिए, हमारी कोशिश ये थी कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो जहाँ हैं वहीं रहें, क्योंकि कोरोना जो है वो एक ऐसी बीमारी है कि जो व्यक्ति के साथ ट्रेवल करती है, यात्रा करती है। तो हमारी कोशिश थी कि वो वहीं रहें। राज्य सरकारों से भी केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह साहब ने, सबने रिक्वेस्ट की कि आप जो मजदूर प्रवासी हैं उनको वहीं पर रखने की व्यवस्था करिए। अगर आपके पास नहीं है तो केंद्र सरकार ने भरपूर उसके लिए मदद भी की, और उनके लिए शेल्टर्स बनाने की ज़रूरत हो, शेल्टर्स, टेम्परेरी शेल्टर्स बनाइए। सभी को जो है वो खाने के लिए अनाज और जो व्यवस्था है वो भी की गई। लेकिन ये एक स्वाभाविक है, मैं उनके ऊपर, मज़दूरों पर कोई इस पर आरोप आक्षेप नहीं करता। हम मज़दूरों की, एक श्रमिकों की जो ये सोच थी कि हम घर वापस जाना चाहते हैं, उसके लिए जब उनको सबको लगा कि सब जाना चाहते हैं तो सरकार ने पूरी पुख्ता इंतज़ाम कर रखे थे। बहुत सी राज्य सरकारों ने कहा नहीं साहब, हम जो है वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अभी आप मत करिए ऐसा। फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया, बिहार ने शुरू किया, कई और राज्यों ने शुरू किया। उसके बाद ये ट्रेनें चलना शुरू हुई। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर उन श्रमिकों को लेके उनके राज्य में जाना है तो उस राज्य की सरकार भी उनका स्वागत करे, उनके क्वारंटाइन की व्यवस्था करे, आइसोलेशन की व्यवस्था करे, या उनको घर तक पहुँचाने की व्यवस्था करे। वो ट्रेन तो उनके गांव तक नहीं पहुंच सकती ना, ट्रेन तो उस राज्य के स्टेशन पहुंचेगी। तो अब जब जिन राज्यों ने कहा कि हाँ ठीक है आप भेजिए, तो ट्रेनें चल रही हैं। और राज्य अगर जो नानुकुर कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि ठीक है आप कुछ भेजिए। तो हम ट्रेन के भी जरिए, अगर आपको देखिए नियत की बात यहाँ तक है, ये कौन से राज्य हैं जो नानुकुर कर रहे थे? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही हैं आप तो रोज ट्रेन भेज रहे हैं, रोज मत भेजिए। देखिए ऐसा है ना कि पश्चिम बंगाल हो, इवन महाराष्ट्र हो, या कई राज्य ऐसे हैं जो कि नानुकुर कर रहे थे और उनको लगता था कि साहब ये बिना बुलाई मुसीबत हम क्यों ले रहे हैं। वो इस तरह की उनका जो है वो उनकी सोच से ऐसी ध्वनि निकलती थी। लेकिन उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि हमारी सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब की ये जो है जिम्मेदारी है कि हम जो है वो इस संकट के समय में एकजुट, एक स्वर से बात करें। और इसीलिए पूरे समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, हम सब लोग हर दिन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हों, एसपी एसएसपीज हों, और भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, सारे मिनिस्टर्स जो है उसमें लगे हुए थे। ग्राउंड की क्या रियलिटी है, ग्राउंड का क्या फीडबैक है, उसको प्रधानमंत्री जी को देते थे। प्रधानमंत्री जी उसके आधार पर ठीक दूसरे ही दिन उस पर कार्रवाई करते थे। कहीं पर जो है वो क्वारंटाइन सेंटर्स की प्रॉब्लम है, कहीं पर पीपीटी की प्रॉब्लम है, कहीं पे दवाओं की समस्या है, कहीं अनाज की समस्या है। कोई भी समस्या होती थी, राज्य सरकारों को जो भी फौरन मदद की ज़रूरत होती थी, केंद्र से मदद दी जाती थी। इसमें कहीं कोई किसी तरह का कोई भेदभाव भी नहीं है और न किसके बारे में कोई कह रहा है। मुख्तार साहब, तो आप हमें, बहुत दिलचस्प है जानना, मैं चाहूँगी दर्शकों को, अगर आप जिस तरह से आप बता रहे थे कि किस तरह का काम चल रहा था पीछे, यानी कैसे रोज़ एसएसपी के स्तर तक या एसपी के स्तर तक जानकारियाँ जुटाकर प्रधानमंत्री कार्यालय को दी जा रही थी और वहाँ से त्वरित उस पर एक्शन हो रहा था।
देखिए जितने भी मिनिस्टर्स थे, क्योंकि बहुत बार मैं सुनता था, लेकिन उस वक्त तो बोलने का मतलब नहीं था, बहुत बार सुनता था कि प्राइम मिनिस्टर को ग्राउंड की रियलिटी का कैसे पता लगेगा, ग्राउंड का फीडबैक उनको कैसे आएगा। आप जो है वो आपने लॉकडाउन तो कर दिया, तो हर मिनिस्टर को बहुत साइलेंटली, बहुत ही चुपचाप तरीके से ये काम से जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इस राज्य के, कोई बड़ा राज्य था तो उसमें 2-3 मिनिस्टर्स थे, जैसे मैं था, मुझे जो है झारखंड की जिम्मेदारी दी गई थी। 24 ज़िलों में मैं लगातार हर दिन डीएम है, एसपी है, वहाँ के सीएमओज़ है, और भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पब्लिक है, लोग हैं, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो मैटर करते थे, जिनके पास फीडबैक हो सकता था, उन सब से सुबह से लेकर के और दोपहर और शाम तक चर्चा करने के बाद ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी को जाती थी। और प्रधानमंत्री जी सभी राज्यों के इस तरह की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद, और क्या और बेहतरी के लिए हो सकता है, क्या और बेटरमेंट के लिए हो सकता है, इस कोरोना के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है, उस लड़ाई में कितनी और मजबूती से जो है वो केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिल करके इसके समाधान की दिशा में काम कर सकती है। लेकिन मुख्तार साहब, ये इतना साइलेंटली क्यों कर रहे थे आप? अगर आप ये बताते कि आप इंचार्ज है तो हो सकता है और बहुत लोग आप तक पहुंचते और आपको बता पाते अपनी समस्याएं। अगर मुझे लगता है बहुत लोगों ने आप तक पहुंचाई होंगी, आप संपर्क में थे सबके, तो लेकिन अगर ये और पता होता लोगों को कि ये मंत्री हैं जो इस राज्य के इंचार्ज हैं, या ये पार्टी के नेता हैं जो इस राज्य को देख रहे हैं, तो लोग शायद और ज़्यादा आसानी से पहुंचा पाते। साइलेंटली करने की क्या जरूरत थी? बता के कीजिए। नहीं, देखिए क्या है, देखिए क्या है कि इसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं थी। हम राज्यों के जो मंत्री हैं, इवन मुख्यमंत्री जो गण हैं, उन सबसे भी बातचीत हो रही थी। सबसे जिनसे बात करनी थी, सबसे हम खुद बात कर रहे थे। इसके लिए प्रचार करने की ज़रूरत नहीं थी। और मुझे लगता है कि बिना प्रचार किए हुए बेहतर तरीके से हमें फीडबैक मिल पाया, और उस फीडबैक के आधार पर फ़ौरन जो है, बल्कि कई जो है वो वरिष्ठ जो अधिकारी थे और दूसरे दिन फ़ोन करके कहते थे, अरे साहब हमने तो कल ही ये बात कही थी कि हमारे यहाँ जो है वो वेंटिलेटर नहीं है, और आपके यहाँ से तो जो है वो लगभग जो है वो 200-150 वेंटिलेटर की व्यवस्था हो गई है जहाँ पे। हमने अभी ये बात कही थी कि यहाँ पर थोड़ा राशन की प्रॉब्लम आ रही है, वो तो फ़ौरन हो गई। ये कैसे एकदम हो रहा है? तो ये इसलिए जो है वो सारी जो हालात थे, क्योंकि एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दूरदर्शी नेतृत्व है, आपको याद होगा 2001 में जब भुज में, कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा एक भयंकर तबाही आई थी, भूकंप आया था, और 80% से ज़्यादा जो खाने पीने के स्रोत थे वो नष्ट हो गए थे। लाखों मकान ज़मींदोज़ हो गए थे, तबाह हो गए थे। हज़ारों के हज़ार लोग जो है उनकी मौतें हो गई थी। उससे कुछ ही दिन पहले नरेंद्र मोदी जी वहाँ मुख्यमंत्री के रूप में गए। उन्होंने जिस दूरदर्शिता के साथ, जिस रणनीति के साथ, जिस मजबूती के साथ उस संकट को समाधान की दिशा में काम किया और उस आपदा को एक अवसर के रूप में बनाया, और आज जो है उसका नतीजा है कि कच्छ हो, भुज हो या और इलाके हो, पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी बने हुए हैं, और पूरी दुनिया के लिए एक डेवलपमेंट मॉडल के रूप में देखे जाते हैं। क्या ये कोरोना काल भी ऐसा ही बन जाएगा? ऐसा ही एक अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा ही मौका बन जाएगा भारत के लिए? बिल्कुल। अच्छा देखिए, बिल्कुल बनेगा। आप अच्छा ये बताइए, जनवरी में, इनिशियल जनवरी में जिस समय लोग, दुनिया के लोग खास तौर से ये चर्चा कर रहे थे कि ये कोरोना है भी कि नहीं है, ये वायरस कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, इसको जो है भगाओ हटाओ, यही चर्चा हो रही थी। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना के फैलने के समय, फैलने के बाद और उसके बाद भी जो हालात होंगे उसकी रणनीति और उसका ब्लूप्रिंट तैयार करके बैठे हुए थे। और उन्होंने, आपको याद होगा कि जनवरी में ही जो है वो जैसलमेर में, जोधपुर में जो शिप्स की तमाम जो है वो जो नेवी की शिप्स हैं या अन्य जगहों पर जो है वो आइसोलेशन और
क्वारंटाइन सेंटर बन गए थे। लेकिन मुख्तार ईरान से आए हुए लोग, साहब हमने ये अरब किया, से आए हुए लोग, हमने ये किया और लॉकडाउन को बहुत सख्ती से भारत ने उसका पालन किया और करवाया भी, मतलब लोगों को आपने प्रेरित भी किया और लोगों ने किया भी। हम बाकी देशों को देख रहे हैं, अमेरिका जैसे देश हैं जहां पर ना सख्ती से लॉकडाउन लागू किया गया ना उसका पालन हुआ और उसका असर भी देखने को मिला। लेकिन अब एक चिंता है सबके मन में कि क्या अब जबकि केस बढ़ रहे हैं, भले ही ये भी एक सच है साथ ही कि रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है भारत का, लेकिन अब जबकि संख्या बढ़ रही है तो क्या ऐसे समय में, और अब लग ये रहा है कि ज़िंदगी वापस पटरी पर दौड़नी शुरू हो गई है और अब पता नहीं आगे अब उस तरह का लॉकडाउन तो नहीं ही होगा, शायद कुछ सख्तियां रहेंगी लेकिन नहीं उस तरह की, आगे उस तरह का लॉकडाउन नहीं होगा जैसा अब तक लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो क्या अब ऐसा सोच लिया है या ऐसा लोगों के मन में भावना है कि अब आप खुद अपनी आत्मनिर्भर हो जाइए, मतलब खुद अपना थोड़ा ख्याल रखिए, अब आपको बता दिया गया है कि कितना गंभीर है, 3-4 जो चीज़ें उनका पालन करते रहिए, लेकिन सरकार अब देश को आगे बढ़ाने के मूड में है। तो क्या ये अब लॉकडाउन को और थोड़ा बढ़ाकर या थोड़ी और सख्ती नहीं करनी चाहिए थी? क्या समय ठीक है? क्या इसका इवैल्यूएशन होगा? देखिए, जान भी है जहान भी है। अब लॉकडाउन 1 हुआ, लॉकडाउन 2 हुआ, लॉकडाउन 3 हुआ, लॉकडाउन 4 चल रहा है, लेकिन जो है वो हमें पैनिक से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रिकॉशन और प्रिपरेशन से ही काम होगा। और हमें जो है वो किसी भी तरह से जो अब ये तो बात तय है कि एक जैसे तमाम बीमारियां हैं उसी तरह से कोरोना भी हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन के चल रही है। हमें एहतियात भी करना होगा, संयम भी बरतना होगा, सावधानी भी बरतनी होगी और इसी तरह से ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। इसलिए जो है वो ज़िंदगी भर तो लॉकडाउन में आप नहीं रह सकते, हम नहीं रह सकते, दुनिया नहीं रह सकती, देश नहीं रह सकता। जहाँ तक सवाल है ये देखिए, मैं तो अपने देश के लोगों को सलाम करता हूँ कि, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है नेतृत्व के प्रति विश्वास। पूरी दुनिया में जहाँ पर जो है वो लॉकडाउन को मानने को तैयार नहीं थे, जहाँ पर पूरी दुनिया जो है वो हंगामा दिखाई पड़ रहा था, यहाँ पर पहले दिन जनता कर्फ्यू से लेकर के और लॉकडाउन 4 तक लोगों ने जिस नियम के साथ, संयम के साथ, सावधानी के साथ, अनुशासन के साथ, पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ बाय एंड लार्ज लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन किया, उसका एक नतीजा है कि आज जो कोरोना की मारक क्षमता है भारत में बहुत 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 कमजोर हुई है। लेकिन उसी के दौरान आने वाले दिनों में हम उस पर विजय हासिल करेंगे। लेकिन उसी के दौरान तबलीगी जमात जैसा मुद्दा भी छाया रहा, उसकी तमाम जानकारियां जो निकलकर सामने आते रही, उस कोरोना काल के दौरान ही वो सब कुछ हमने देखा है। अब चार्जशीट के बारे में जानकारी मिल रही है कि चार्जशीट दायर की जा रही है, उस मामले में कितनी सख्ती से सरकार आगे बढ़ेगी? क्योंकि मौलाना साद की गिरफ्तारी या वो सामने आए हो, ये अब तक हमने होते नहीं देखा है। इसकी लगातार चर्चा होता रहा लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी अब तक। देखिए, एक बात, ये बात तो सच है कि जहाँ पर कुछ ये जो जिस गलती की वजह से आज हमें लॉकडाउन 4 तक जाना पड़ा, उसमें एक प्रमुख गलती है, एक प्रमुख क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और एक वो है तबलीगी जमात की ये हरकतें। और न केवल यहाँ पर 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 जो भी लोग रहे होंगे यहाँ इकट्ठा हुए, बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना कैरियर के रूप में ये पूरे देश में घूमे, अलग अलग जगहों पे घूमे, न केवल यहाँ के लोग बल्कि विदेश के लोग भी थे उसमें, जो कि टूरिस्ट वीज़ा लेकर के यहाँ पे आए थे और इस काम में लगे हुए थे। एक बहुत बड़ा इसको नुकसान पहुँचा है। हो सकता है कि लॉकडाउन 2 के बाद लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 लगाने की ज़रूरत न पड़ती अगर ये इन्होंने, क्योंकि ये केवल दिल्ली में नहीं फैलाया इन्होंने। अगर आप गुजरात का देखें तो वो वहाँ पे भी पहुँच गए थे, उत्तर प्रदेश देखें वहाँ भी पहुँच गए थे, बिहार देखें वहाँ भी, महाराष्ट्र देखें वहाँ भी, कर्नाटक देखें, कोई देश का हिस्सा नहीं था जहाँ पर इन्होंने कोरोना कैरियर के तौर से घूम घूम करके इसको फैलाने का काम नहीं किया। उसके बाद चोरी और सीनाजोरी, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश आ रही, यहाँ तक को हो गया बीच में तो ये होने लगा कि नहीं साहब, ये कोरोना कैरियर नहीं, ये तो कोरोना वॉरियर्स हैं और ये प्लाज्मा बांट रहे हैं, जाओ प्लाज्मा ले लो, ऐसा जस्टिफिकेशन। और अभी तक इनके कुछ जो कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड लोग हैं वो अभी भी जो है वो इनको जस्टिफाई करते घूम रहे हैं कि साहब ये तो बहुत महान लोग हैं, ये तो अल्लाह मियाँ क्या से भेजे हुए जो है वो फरिश्ते हैं। ऐसा इनको जो है वो इस महिमा मंडित किया जा रहा है,
जैसे कि ये इन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं। इसलिए इनके गुनाह को पहले तो ये कहा जाने लगा कि ये गुनाह मुसलमानों का गुनाह, बिल्कुल नहीं है। इनका गुनाह ये चुटकी भर लोगों का गुनाह है और उन गुनाहगारों को सजा मिलेगी। कोई भी रहे होगा, चूहे की बिल में घुसा होगा, उससे निकल करके लेकिन वो उसको वो कब तक कैसे रहेंगे? कब तक मौलाना साथ सामने नहीं आएंगे? ऐसी कौन सी जगह है जहां वो बैठे हैं, जहां तक सरकार नहीं पहुंच सकती है, जहां तक हमारी सुरक्षा एजेंसियां नहीं पहुंच सकती हैं? ऐसा कौन सा संरक्षण उन्हें मिला है? इंतजार करिए, आप इंतजार करिए, कोई संरक्षण नहीं है। आप इंतजार करिए, कानून अपना काम कर रहा है और जो भी उसका इस साजिश का जो भी सरगना होगा वो बचेगा नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपने अभी कहा कि ये भी कोशिश की गई बताने की कि ये आप अगर कहेंगे तबलीगी जमात को कुछ भी तो वो ऐसा है जैसे आप पूरे मुस्लिम समाज को कह रहे हैं, वो जोड़ने की एक कोशिश की गई। लेकिन इस तरह के दृश्य भी सामने आए जहां पर कोई ठेले वाला, कोई फल सब्जी वाला, एक आम मुसलमान जो सड़क पे जा रहा है उसके साथ भेदभाव की तस्वीरें या उसको प्रताड़ित करने की तस्वीरें सामने आई। उसको दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है या उसको गंभीरता से लिया गया है? देखिए, ये जो घटनाएं एक दो जहाँ पे सुनाई पड़ी है, ये निश्चित तौर से किसी भी सभ्य समाज में और मेरे भारत की न संस्कृति है न संस्कार है। और मेरे भारत की संस्कृति संस्कार जो है वो ऐसी हरकतों को हमेशा रिजेक्ट करती है और ऐसे लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के पक्ष में रहती है। लेकिन एक चीज़ हमें देखना होगा कि ये घटनाएं, एक दो घटनाएं जो अगर आप कह रहे हैं 3 घटनाएं या कुछ लोग कह देंगे अभी कि नहीं ये लोग 10-12 घटना हम बता रहे हैं, ये घटनाएं कुछ तो जो है वो साइबर ठगों का काम हुआ। साइबर ठगी का एक बहुत बड़ा जाल इस दौरान कोरोना के काल में चला और उन साइबर ठगों ने एक से एक कहानी किस्से बना करके और वीडियो पे वायरल किए। यहाँ तक कि करा कि तुम अगर कोरोना के कोई अगर तुम्हारे यहाँ टेस्ट कराने आता है, तुम्हें अगर जो है वो आइसोलेशन सेंटर या क्वारंटाइन सेंटर में भेजता है तो तुम बिल्कुल मत जाना, यहाँ तक कि हुआ। इसलिए इसी दौरान अगर आपने देखा होगा कि हिंदू भाइयों की अर्थी पर कंधा लगाते हुए मुसलमान दिखे, इसी दौरान जो है वो मुसलमानों की मैयत पर कंधा लगाते हुए हिंदू दिखे, इसी दौरान जो है वो तमाम हिंदू ये जो राजनीति है, मुसलमान जो है वो मदद करते हैं। दिखे मुख्तार साहब, ये जो राजनीति है मुसलमानों को डराने की, एक तो खैर अल्पसंख्यक मंत्रालय का मतलब ही लोगों ने ऐसा मान लिया कि सिर्फ मुसलमानों की बात होगी, बाकी लोग अल्पसंख्यक समुदाय देश भर में हैं और तमाम उनके बारे में क्या किया जा रहा है उसके बारे में बात शायद नहीं उतनी होती है। लेकिन मैं जानना ही चाहूँगी, क्योंकि ये आम परसेप्शन है, इसी वजह से सवाल आपसे कि ये जो लगातार कोशिश की जाती है राजनीति करने की कि डरा के रखिए, या तो आप डरा दीजिए कि आप सिस्टम मेन स्ट्रीम में ना आए, या आप बताइए कि आपके खिलाफ कितने लोग साजिश कर रहे हैं, ये राजनीति कब खत्म होगी? इस राजनीति के आगे कुछ हम देख पाएंगे? बदलेगा? देखिए एक इस देश में बहुत ही एक्टिव भारत बैशिंग ब्रिगेड है और ये भारत बैशिंग ब्रिगेड जो है वो हर दिन एक नए किस्से कहानियाँ गढ़ करके, अब देश में तो कोई उसको लेने वाला नहीं है, देश में कोई सुनने वाला नहीं रह गया है, तो अब विदेशों में उसको बेचते हैं ये। और विदेशों में एक कहानी, कभी कह देंगे इस्लामोफोबिया हो गया है इस देश में, कभी कह देंगे कि साहब यहाँ इस देश में अल्पसंख्यक असुरक्षित है। अरे भैया, ये देश वो देश है जिसने कि जब पाकिस्तान ने अपने को इस्लामिक देश घोषित किया तो हिंदुस्तान ने सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री चुना। ये देश वो देश है जहाँ पर आज़ादी के बाद अल्पसंख्यकों की संख्या 8%, 8.5% थी, आज जो है वो 22% से ज़्यादा हो रही है। ये देश वो देश है कि अगर पड़ोस में जिसने अपने को इस्लामिक देश घोषित किया है वहाँ पर 24% अल्पसंख्यकों की संख्या थी, आज 2% भी नहीं रह गई है। मेरे आपसे 2 और बड़े अहम सवाल। एक तो आपने एक प्रतिक्रिया दी कि हमारी प्राथमिकता टिड्डियों से निपटने की है, फिसड्डियों से नहीं। फिसड्डी कौन, किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, किसको कह रहे थे? देखिए हमारी जो प्राथमिकता है वो कांग्रेस से लड़ना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और इसी तरह से हमारी जो प्राथमिकता आज अभी बहुत ऊपर आप देख ही रहे हैं, खेतों को तबाह कर रहे हैं, तो इसलिए जो है वो टिड्डियों से निपटना है, फिसड्डियों से नहीं। तो इसलिए जो है वो अभी आज की डेट में फिसड्डी बहुत एक्टिव है। जिस तरह से टिड्डियाँ एक्टिव है उसी तरह से फिसड्डी भी एक्टिव है। जो तो टिड्डी दल है वो पाकिस्तान की तरफ से आया है और पाकिस्तान राम मंदिर पर भी बयान दे रहा है। भारत में राम मंदिर का निर्माण होगा, पाकिस्तान की तरफ से, वहां विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान दिया जा रहा है।
देखिए, पाकिस्तान तो जो है वो बेवकूफ़ों का एक गढ़ बनता जा रहा है। अरे भैया, हम अपने देश में मंदिर भी बनाएंगे, मस्जिद भी बनाएंगे, गुरुद्वारे भी बनेंगे। हाँ, उससे पाकिस्तान से हमें प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत है क्या? जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, राम मंदिर यहाँ के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपना फैसला कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है तो राम मंदिर जो है उसके लिए क्या हमें प्रमाण पत्र लेने की या परमिशन लेने की पाकिस्तान से ज़रूरत पड़ेगी क्या? ठीक है मुख्तार अब्बास नकवी जी, इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ जुड़े थे और तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी, चाहे वो सरकार की नीति और नीयत रही हो कोरोना से निपटने को लेकर, और क्या प्राथमिकताएं हैं सरकार की ये भी उन्होंने गिनवाई, और किस तरह से जो विपक्ष है वो इस मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और वो प्राथमिकता ही नहीं है, उनको जवाब देना ज़रूरी नहीं है, ये भी कहना था मुख्तार अब्बास नकवी का। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।